स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए, बहुत दिनों बाद आज मिल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब से लगातार एकदम वीडियो मिलेगा। जो भी आपका डाउट आ रहा है हम देखते चल रहे हैं। अब पूरा डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे 8 क्लास में एक चैप्टर थोड़ा सा छूटा हुआ है, उसको भी एकदम शुरू से पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन वाला त्रिभुज सब बनाने वाला को छोड़ दिए थे, सिर्फ समझा के छोड़ दिए थे। उसको में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, उसको भी क्लियर अप कर देंगे। बाकी उधर 6-7 क्लास का भी जो बचा हुआ है वो सबको कंप्लीट अब कर देंगे। ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है, अब रेगुलर एकदम वीडियो मिलेगा। तो चलिए, आज के वीडियो में थोड़ा मिड टर्म असेसमेंट जो आया हुआ है सभी क्लास का, तो 8 क्लास का उसको देख लेते हैं आज, इसका सोल्यूशन है ना। तो चलिए, बहुत लेट हो गया, हमको लगता है आप लोग बना भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, मिला लीजिएगा क्या सही क्या गलत बना है ना। और थोड़ा लेट हुआ, लेकिन क्या कीजिएगा, अगर कुछ अभी तक बचे हुए होंगे जो नहीं बनाए होंगे असेसमेंट, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वीडियो। इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में टोटल सब्जेक्ट का, क्लास 8 का है ना, टोटल सब्जेक्ट का सॉल्यूशन बता देंगे। तो मैथ को तो बोर्ड में बताना होगा, थोड़ा समझाते भी चलेंगे, इसलिए मैथ को बोर्ड में बता दे रहे हैं। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को PDF माध्यम से आपको इसी वीडियो के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, आप वहाँ से पूरा अपना असाइनमेंट तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अगर ना किए होंगे और कर लिए होंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए और मिला लीजिएगा कि कुछ गलत तो नहीं हो गया है ना। तो चलिए देखते हैं, मैथ देख लेते हैं, है ना। इसको बोर्ड में पढ़ाने वाला चीज़ है, बाकी सबको तो PDF में कर देंगे। कहाँ गया मैथ? एक क्वेश्चन है बड़ा दिक्कत, उसमें बहुत सारा मैसेज आ रहा था, -7/10 वाला। तो चलिए समझते हैं सबको बढ़िया से, है ना। देखिए, 23 नंबर से मैथ स्टार्ट है ना, 23 नंबर से मैथ स्टार्ट है। और हाँ, थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में बोले थे कि एप्लीकेशन अपलोड कर देंगे, लेकिन देखिए तैयार कर चुके हैं एप्लीकेशन। मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि गूगल प्ले स्टोर में अपलोड करने के लिए कि अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसमें $25 लगता है। $25 भी देने में कोई परेशानी नहीं था, हम दे सकते हैं, लेकिन उसको पेमेंट करने के लिए चाहिए इंटरनेशनल ATM कार्ड। वो मेरे पास है नहीं, बहुत बैंक का चक्कर काटे, लेकिन कोई बैंक देने के लिए तैयार नहीं, बोल रहा है 1 महीना लगेगा, कोई 1.5 महीना लगेगा। तो अप्लाई तो कर दिए हैं, अब देखिए कब तक आ जाए। अगर जितना जल्दी हो सके आएगा, और उसका जो अकाउंट बना करके और एप्लीकेशन हम अपलोड कर देंगे बुक का, है ना। तो चलिए फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन से है मैथ का, है ना। तो एकदम फटाफट देखिए, बहुत हार्ड नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। देखते चलिएगा, अगर बना लिए होंगे तो मिलाते चलिए, कि हम जान रहे बहुत लेट हो गया है, बहुत सारा वीडियो अवेलेबल हो गया है मेरे से पहले, है ना। तो चलिए, क्या दिक्कत है, देख लीजिएगा। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या है। क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऋणात्मक का व्युत्क्रम बोला है ना, तो हम देखिए, ऋणात्मक संख्या का व्युत्क्रम, कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऋणात्मक परिमेय संख्या लगाना जरूरी है। हाँ, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए, ऋणात्मक परिमेय संख्या जैसे -1 है या -1/2, ये ऋणात्मक क्या है, परिमेय संख्या है। इसका व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुना का उल्टा, यानी इसको किससे गुना करें कि एक आंसर आ जाए, है ना। तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, यही -2/1 से। तो इसको कट जाएगा ये सब आंसर आएगा 1। मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है या व्युत्क्रम क्या है, तो -2/1। लेकिन इसमें तो कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या है, तो ऋणात्मक ही होगा। तो ऋणात्मक आंसर होगा, क्या होगा इसका, ऋणात्मक, है ना। जैसे ऋणात्मक, पूरा क्लास जो किए होंगे पूरा पढ़ा दिए हैं, सबको आराम से समझ में आता होगा। वह देखिए, योज्य प्रतिलोम अगर रहता है, योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम होता है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, साइन चेंज हो जाता है। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में जो साइन है वही साइन रहता है। तो ऋणात्मक अगर है तो ऋणात्मक ही रहेगा, तो ऋणात्मक इसका आंसर होगा, ठीक है। 1 नंबरी क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान ये नहीं करना है, बस ऋणात्मक लिख देना है। देखिए, ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक क्वेश्चन, इसमें बड़ा दिक्कत हो रहा है। भिन्नात्मक संख्या नहीं है। ये भिन्नात्मक संख्या क्यों नहीं है, ये बोला है, क्यों भिन्नात्मक संख्या नहीं है, क्यों,
देखिए भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या किसको कहेंगे? जो भिन्न में रहेगा, बट्टा में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा, उसको भिन्नात्मक संख्या कहेंगे। लेकिन फिर ये भी तो बट्टा में, ये भी फ्रैक्शन में, तो इसको भिन्नात्मक संख्या क्यों नहीं कहेंगे? तो बहुत कोई है कि ऊपर बड़ा है, ऊपर नीचे छोटा, इस तरह छोटा बड़ा सा मतलब नहीं। देखिए 2/3 है तो ये भी भिन्नात्मक संख्या है। अगर 3/2 है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, तो भी भिन्नात्मक संख्या, ये भिन्न है। लेकिन फिर ये क्यों नहीं है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, माइनस में है ये, और माइनस वाला को हम संख्या नहीं कहते हैं, माइनस वाला को पूर्णांक कहते हैं। ये अगर लिखा रहता ना भिन्नात्मक पूर्णांक, तो ये पूर्णांक था, पूर्णांक है ये, लेकिन संख्या नहीं है ना। हाँ, फिर परिमेय संख्या का है तो परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या माइनस भी आता है, प्लस भी आता है ना, माइनस प्लस सब आता है, जीरो भी आ सकता है उसमें। तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या ऋणात्मक लिखा हुआ है, यानी ऋणात्मक यानी माइनस में, इस तरह से ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये भिन्नात्मक संख्या नहीं है ना। तो इसी तरह इसमें माइनस लग गया, मेन चीज़ ये माइनस है। माइनस वाला को संख्या नहीं कहेंगे। संख्या में क्या आता है? प्लस वाला या जीरो को भी संख्या कह सकते हैं। जीरो पूर्ण संख्या हो गया और प्लस वाला प्राकृतिक संख्या हो गया। तो उससे बना हुआ रहता तो भिन्नात्मक संख्या कहते हैं, भिन्न में रहता तो। लेकिन भिन्न में तो है, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये भिन्नात्मक संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन भिन्नात्मक संख्या नहीं है। तो बोला क्यों नहीं है? तो बस इसका एक ही लाइन जवाब देना है, क्योंकि इसमें 7 जो है ऋणात्मक है। आया बात समझ में? 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइन लिखना है, क्योंकि इसमें 7 जो है, 7 यानी हर अंश में जो संख्या है 7 वो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक वाला को संख्या नहीं पूर्णांक कहते हैं। क्लियर है? लिख लीजिएगा माइनस, क्योंकि 7 क्या है, 7 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यह भिन्नात्मक संख्या नहीं होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा। लिख नहीं रहे हैं हम, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब था, है ना, पूरा नेट में अभी क्वेश्चन छाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल दिया हो। वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल देखिए, वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल, वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है। 144 वर्ग इकाई है, तो इसका भुजा क्या होगा? तो ये तो एकदम सिंपल है, वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 वर्ग इकाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल में लिख देंगे, इधर है 144 वर्ग इकाई लिख लीजिएगा, है ना। अब भुजा स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? भुजा निकालना है, भुजा छोड़ दीजिए, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 144 क्या होगा? 12, तो 12 इकाई हो जाएगा, 12 इकाई आंसर। ठीक, चलिए इसमें मन सॉल्यूशन बताना है, इसलिए फास्ट कर दे रहे हैं, पूरा किताब तो पढ़ा ही दिए हैं। ठीक है, 40 मीटर लंबी रस्सी को बराबर टुकड़े किए गए, 40 मीटर रस्सी है, उसको बराबर टुकड़ा किया गया। बोला रहा एक टुकड़ा की लंबाई अगर 10/3 है तो कितने टुकड़े बनेगा? देखिए 40 मीटर रस्सी है, 40 मीटर रस्सी बराबर टुकड़ा किया गया, 4 मीटर रस्सी है, उसको बराबर टुकड़ा गया, बराबर भाग में तोड़ा गया। जैसे ये रस्सी है, ऐसे बराबर भाग में तोड़ा गया। अरे जो भाग में तोड़ा गया उसका लंबाई है, लंबाई एक भाग का लंबाई दिया हुआ है 10/3 मीटर। तो टोटल कितना होगा? ठीक है, अगर हम कहें, देखिए 10/3 अगर ना कह के कहें कि 40 मीटर रस्सी है, उसको बराबर भाग में तोड़ दिया गया, और एक ठो का लंबाई है 10 मीटर, एक ठो का लंबाई है 10 मीटर, तो क्या बोलेंगे? ये अगर 40 मीटर रस्सी है, इसको बराबर तोड़े और एगो का लंबाई है 10 मीटर, तो कितना भाग में टूटेगा ये? तो 4 भाग में, 10 चौके 40, 4 भाग में भाग दे देंगे, 10 चौके 40। तो वैसे इसको भाग दे देंगे, क्या करेंगे? 40 को भाग दे देंगे 10/3 से, तो पता चल जाएगा कितना टुकड़ा है, कितना टुकड़ा बनेगा। तो ये भाग को क्या करते हैं? 40 भाग को गुना में बदलते हैं, ये पलट जाता है 10 ऊपर 3 ऊपर 10 नीचे। ये देखिए 0 0 कट गया, 4 दिए 12, तो 12 भाग में वो रस्सी टूटेगा, है 12 भाग में वो रस्सी टूटेगा। कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और बना लीजिएगा अच्छे से। 40 मीटर 40 वाला हो गया। वितरण गुणन का प्रयोग, वितरण गुणन देखिए, वितरण गुणन इसका प्रयोग करना है ना। वितरण गुणन का प्रयोग करके 3/5 गुना 35/24
-40 इसको सोल्व करना है। वितरण का प्रयोग करके बोला है, आप चाहे तो इसको माइनस करके उसके बाद इसे गुना कर दे, हो जाएगा आंसर। लेकिन इसमें बोला वितरण का गुण, वितरण मतलब क्या, इसको पहले अंदर करेंगे, दोनों से गुना कर लेंगे, तब उसको फिर आगे करेंगे काम, है ना। वितरण से यानी ये यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, यानी ये 3/5 पहले गुना हो जाएगा 35/24 से। ब्रैकेट में रहता है, मतलब जितना ब्रैकेट का अंतर है सबके साथ बाहर वाला गुना होता है। तो एक बार इससे गुना करना है, फिर इसी को इससे, तो माइनस में तो माइनस लिखेंगे 3/5 गुना 40। ठीक, अब देखिए काटिए, 5 × 7 = 35, 3 × 8 = 24। तो देखिए ऊपर बचिए 7, नीचे 8, माइनस यहाँ देखिए 5 × 8 = 40, तो 8 × 3 = 24। देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, क्योंकि भिन्न में आ गया, और भिन्न वाला में तिरछे गुना करके जोड़ते हैं, या एलसीएम निकाल के है, जैसा मर्जी वैसे जोड़ सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 7 × 7 माइनस 24 को 8 से करिए, 8 × 4 = 32, हाथ में 3, 8 × 2 = 16, 17, 18, 19, नीचे हो गया 8 × 8। देखिए 129 में 7 घटाएंगे, 192 में कितना बच जाएगा, 12 में 7, 5 × 7 = 12, यहाँ बच गया 8 है, 185/8। लेकिन ध्यान रखेंगे बड़का में माइनस, तो माइनस का आंसर में आता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और एक क्वेश्चन है 28 नंबर, यहीं पे बन जाएगा क्या, हाँ बन जाएगा यहीं पे। देखिए 28 नंबर ये है इसका, 27 का 28 नंबर देखिए, 28 नंबर देखिए, बोला है वह न्यूनतम पूर्ण संख्या वर्ग संख्या, याद कीजिए पूर्ण वर्ग संख्या बोला है, जो वर्ग संख्या निकालना, कैसा संख्या, वर्ग संख्या, ध्यान रखिएगा वर्ग संख्या बताना है, सबसे छोटा न्यूनतम मतलब कम, सबसे छोटा से छोटा वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 से विभाज्य हो। देख ऐसा संख्या बताना जो ये 3 4 से विभाज्य माने भाग चला जाए, ये 4 से कट जाए वो। हाँ, एक तो कंडीशन समझ में आया कि वो जो संख्या होना चाहिए वो 4, ये जो 4 को दिख रहा है वो 4 से कट जाना चाहिए, वो 4 से भाग चला जाना चाहिए, पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि वो जो संख्या है वो वर्ग संख्या होनी चाहिए, यानी किसी का वर्ग करने से, किसी का स्क्वायर करने से वो संख्या आएगा, ऐसा होना चाहिए। जैसे 144 12 का स्क्वायर में आता है, यानी वर्ग संख्या है, तो 144 हो सकता है। इसी तरह 5 25 हो सकता है, 5 भी आता है, 5 के स्क्वायर में 25 आता है। ठीक है, तो ऐसा संख्या जो स्क्वायर में आता है वैसे ही संख्या रखना है। ठीक है, अब देखिए अब कैसे जानेंगे इसको, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जब भी इससे विभाजित संख्या को जानना रहे तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो उससे पता चलेगा कि इससे विभाजित होने वाला संख्या पता चलेगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसको बना देंगे, काहे कि पूर्ण वर्ग पढ़वे किए हैं, कितना जोड़ने से पूर्ण वर्ग होगा, कितना घटाने से पूर्ण वर्ग होगा, कितना से गुना करने से पूर्ण वर्ग होगा, सब पढ़े हैं। तो वही तरीका करेंगे। सबसे पहले इसको एलसीएम निकाल देना होगा। ये देखिए, ये एक साथ पूरा एलसीएम निकाल दीजिए। 3 से 3 का 3, ये 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 दूनी 6। आया बात समझ, खत्म कहानी इसका। 2 से करते हैं, 1 रह जाएगा, 2 दूनी 4, ये 5, 2 1 2। ठीक, अब अलग अलग हो गया है। अब चाहे तो 2 से ऐसा कर दीजिए, ये 5 नहीं जाएगा, फिर 5 से ये हो गया। 5 दूनी 10, दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दिया 60। इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दिया 60। देख एलसीएम 60 आ गया, यानी ये 60 सबसे छोटा संख्या ऐसा है जो ये सबके पहाड़ा में आएगा, सबसे विभाजित हो गया। देख लीजिए इसे विभाजित करके, देख 3 है, ये 12 है, कैसे यार 3 दूनी 20 दिया 60 होता है, 3 का पहाड़ा में आ गया। 4 12 चौके 60 आ गया, 12 में भी 5 का बार में आएगा, 5 है 50, उसके बाद उधर 12 5 60 है, ये 15 चौके 60 हो गए ना, 15 चौके 60, 12 चौके 25 60, और ये 6 दही 60, तीनों पहाड़ा में 60 आता है। लेकिन 60 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कहा कि किसी का स्क्वायर करने से 60 तो आता नहीं है। अब क्या करना होगा, इसको गुना कर देना होगा उस संख्या से जिससे गुना करने के बाद ये पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, तो 60 को एलसीएम निकाल देंगे। 2 3 6, 2 0 0, 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5। देख वर्ग संख्या किसको कहेंगे, जो 2 बार आया, तो ये 2 ठीक है, लेकिन यहाँ 3 और 5 एक बार आया, सिंगल, यानी 3 5 15 से इसको अगर गुना कर दे तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करेंगे, इसको
15 से गुना कर देंगे, 15 छक 90 और 1 0, यानी 900 हो जाएगा इसका आंसर। 900 एक ऐसा संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या भी है और ये सबका पहाड़ाम भी आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इतना था मैथ का। तो मैथ देख लीजिए। अब बाकी को बोर्ड में लिखते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आपको तो असाइनमेंट बनाने से मतलब है अभी। तो इसीलिए आप मोबाइल में आते हैं, आपको पूरा PDF इसको दिखा देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप चाहते डाउनलोड कर लीजिएगा या मेरा व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए विज्ञान देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैथ देख लिए, अब विज्ञान साइंस देख लेते हैं। तो साइंस में 29 नंबर से साइंस स्टार्ट है। ठीक है, आप रफली लिखते चलिएगा और उसके बाद फिर अच्छे से आप उसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए 29 नंबर का है, किसी पौधे की जड़ों पर पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो किस पौधा से ना, कौन पौधा में जो पाया जाता है जीवाणु वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये सूक्ष्मजीव वाला चैप्टर में पढ़ाए भी थे, दलहन का, है ना। ग्रेफाइट का उपयोग इसमें से किस उपयोग है, ग्रेफाइट का इसमें किस वस्तु में होता है? तो पेंसिल में होता है ना। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? ऊंच होता है, बहुत ज़्यादा होता है। खाली स्थान एकांक खाली स्थान पर कार्यरत बल दाब कहलाता है, क्षेत्रफल, है ना। तो देखिए ये सबका आंसर देख लीजिए, दलहन, पेंसिल, ऊंच, क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे 33 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के तार बनाने के लिए तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए। तांबे को बिजली के तारों को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि तांबा बिजली का एक बुरा कंडक्टर है। हम कह सकते हैं कि तांबा एक इंसुलेटर है जो बिजली के तार से बिजली को बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता, ताकि बिजली के झटके सर्किट की संभावना ना हो और शॉर्ट सर्किट भी ना लगे, है ना। तो इस तरह से इसको कर लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 उपायों को लिखिए। 34 नंबर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा और वीडियो रोक के लिख भी सकते हैं। देखिए खाद्य पदार्थ को संरक्षण, तो ये भी सूक्ष्मजीव वाला चैप्टर से है। खाद्य पदार्थ को परिरक्षण के तरीके किधर चलिए, देखिए यहाँ से ये क्या तरीका है? तो नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट, चीनी आदि सूक्ष्मजीव को वृद्धि को रोक कर खाद्य पदार्थ को संदूषित रोकता है, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है। जैम, अचार, स्क्वैश आदि के परिरक्षण में इन्हीं रसायनों का उपयोग होता है। ठीक है, तो 2 तरीका पूछा है। तो देखिए नमक द्वारा परिरक्षण एक लिख सकते हैं। तो नमक द्वारा क्या? नमक का उपयोग मांस एवं मछली को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अचार बनाने के लिए भी नमक परिरक्षण का कार्य करता है। फिर चीनी द्वारा परिरक्षण करते हैं। चीनी खाद्य पदार्थ में मौजूद नमी को कम कर जीवाणु को वृद्धि को रोक देता है, जैसे जैम, जेली आदि का, है ना। इसी तरह तेल और या शर्करा सिरके द्वारा परिरक्षण कर सकते हैं, है ना। तो 2 ही लिखने बोला है, कोई किसी को भी 2 लिख सकते हैं। ये बुक में भी सिंपल तरीके से दिया हुआ है, ये सूक्ष्मजीव चैप्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या था, कहाँ ये, हाँ, बल के किन्हीं 2 प्रकार का नाम लिखे। बल का 2 प्रकार का नाम खाली लिखना है। तो चलिए नाम देखिए, संपर्कित बल, पेशीय बल, घर्षण बल, असंपर्कित बल, बहुत सारा बल होता है। तो 2 बोला है, तो 2 आप किसी को भी लिख सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको 2 यही दोनों को लिख दीजिएगा, संपर्क बल, एक पेशीय बल, या हो सके तो ये घर्षण बल ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, है ना। कोई सभी बल को लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या था, दीर्घ उत्तर। ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब 3 नंबरी 2 क्वेश्चन है, एक 4 नंबर का, उसको देखते हैं। प्रतिजैविक क्या है? इसका उपयोग में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का दिखा रहे हैं, ये देखिए प्रतिजैविक क्या है, ये भी बुक में अच्छे से क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण सूक्ष्मजीव द्वारा होता है। इसका उपयोग औषधि के रूप में होता है जो रोग कारक सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देता है, यानी बीमारी फैलाने वाला जो भी सूक्ष्मजीव है उसको ये मार देता है तथा उनकी वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है, यानी रोक देता है। जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब प्रतिजैविक है। अब बोला है इसको लेने समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो उसको लिखना है। देखिए ध्यान रखना चाहिए
कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवा लेनी चाहिए, यानी डॉक्टर की सलाह से ही ले, अपने से होशियारी नहीं दिखाना है। उस दवा का कोर्स भी पूरा करना है, जितना कोर्स कर मतलब जितना दिन लेने बोला उतना ही दिन लेना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं, ज़रूरत से कम भी नहीं, ठीक है। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब आपकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। यानी अगर जब ज़रूरत नहीं है उसी समय प्रतिजैविक ले लिए, यानी एंटीबायोटिक, तो फिर कभी ज़रूरत पड़ेगा उस समय लीजिएगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। और इससे क्या होगा कि इससे अच्छा सूक्ष्मजीव को भी मार देगा, काहे कि सूक्ष्मजीव जरूरी भी है हमारे शरीर में। तो हानिकारक को मार दे वो तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कर लीजिएगा, ले लीजिएगा तो अच्छा वाला को भी मार देगा, है ना। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक हमारे शरीर में उपस्थित उपयोगी सूक्ष्मजीव को भी नष्ट कर देती है ना। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। तो विषाणु द्वारा जो, यानी वायरस द्वारा जो बीमारी होता है, इसमें प्रतिजैविक कोई काम नहीं आता है, ठीक। तो ये प्रतिजैविक वाला लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है धातु और अधातु में का 3 उपयोग। तो बहुत सारा उपयोग है, अब 3 उपयोग बोला लिखने के लिए, तो 3 उपयोग किसी को भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए धातुओं का उपयोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिएगा, है बहुत सारा उपयोग है। तांबा तथा एल्यूमिनियम जैसे धातु विद्युत धारा को संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत तार बनाने के लिए। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा जैसे धातु घरेलू बर्तन या कारखाना का मशीन बनाने में किया जाता है। सोना चांदी का उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। तो ये सब धातु का उपयोग है। अधातु का उपयोग क्या है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जिंदे नहीं रहेंगे। तो पेड़ पौधा या प्राणी का श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन सबसे आवश्यक है, सबसे ज़्यादा उपयोगी। कारखानों, घरों, हवाई जहाज़ों और प्रक्षेपास्त्रों में ऑक्सीजन दहन अभिक्रिया में सहायक होती है। ऑक्सीजन का उपयोग दहन क्रिया यानी कोई चीज़ को जलाने में भी किया जाता है ना। नाइट्रोजन पोषक के रूप में पौधे को पोषण प्रदान करता है। नाइट्रोजन जो है पौधों को पोषण प्रदान करता है। क्लोरीन को कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं, है ना। तो ये सब धातु अधातु का उपयोग रहा। अगला एक और क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। घर्षण बल किसे कहते हैं? घर्षण बल एक संपर्कित बल है, इसका व्याख्या कीजिए। तो घर्षण बल देखिए, घर्षण बल और संपर्कित बल लगभग एक संपर्कित बल है, क्योंकि घर्षण भी जब होता है जब दो बॉडी टच कर रहा है एक दूसरे, तब घर्षण होता है। जैसे ये यहाँ पे कोई वस्तु है तो ये टच करेगा जहाँ पे, यहाँ पे घर्षण होगा, है ना। यहाँ जहाँ टच कर रहा है तो टच कर रहा है मतलब संपर्क कर रहा है, तो संपर्कित बल भी है ना। तो जब दो वस्तु या सतह को आपस में गति कराई जाती है तो उसके विरुद्ध में जो बल लगाई जाती है उसे घर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु इधर जा रहा है इधर, तो इसका घर्षण बल इधर उल्टा दिशा में लगेगा, है ना। जिस दिशा में वस्तु गति कर रहा है उसका विपरीत दिशा में लगता है, और ये जहाँ टच किया है वहाँ पे लगता है, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं, जब कोई भी दो सतह जो परस्पर एक दूसरे संपर्क में अर्थात एक दूसरे को छू रही है तथा एक दूसरे के सापेक्ष में गति कर रही है तो उनके बीच जो रगड़ होती है उसे घर्षण बल कहते हैं। इसको संपर्कित बल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु सीधे भौतिक संपर्क द्वारा लगता है तो उसको संपर्कित बल कहलाता है। तो इसी में आता है घर्षण और मांसपेशी बल, ठीक है। तो ये साइंस का रहा, कोई दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। या मेरा नंबर में मैसेज कीजिएगा, आपको दे देंगे। चलिए अगला देखते हैं। चलिए सोशल साइंस अब देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस 39 नंबर से है ना। क्वेश्चन है 39 नंबर, 1498 ईस्वी में भारत आने वाला वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का था। भारत में यूरोपीय देशों के आगमन के समय भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था कंडाला। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को भारत का लौह पुरुष तथा भारत का विस्मार्क के नाम से जाना जाता है? तो इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। झारखंड में पाए जाने वाला कोयला एवं बक्साइट किस प्रकार का संसाधन है? तो ये प्राकृतिक संसाधन है, तो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ये सब टिक वाला क्वेश्चन था। देखिए लघु उत्तर देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त क्या है? ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर यह देखिए, अस्थायी बंदोबस्त, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी द्वारा निश्चित की गई राशि को प्रत्येक जमींदार द्वारा रईतों से एकत्रित कर जमा करनी होती थी।
गांव के राजस्व एकत्रित करने का कार्य जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी अमला किया करता था। वीडियो रोक रोक के लिखते चले रफली एकदम स्पीड से, फिर उसको बाद में अच्छे से बना लीजिएगा। आगे है उसी का है, यदि जमींदार राजस्व की निश्चित राशि को चुकाने में असफल रहते थे तो निश्चित की गई तारीख को सूर्यास्त विधि के तहत राजस्व के बदले उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था और ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को बेच दी जाती थी। यह बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक, तो अस्थायी बंदोबस्त कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देख लेते एक बार। वन कानून में बदलाव का आदिवासी समाज में क्यों विरोध किए? देखिए, क्योंकि आदिवासी लोग वन पर ही आश्रित थे, है ना। इस कानून से पहले तक सदियों से जंगल और वन्य जीवों के साथ सहचारी के साथ रहते आए आदिवासी और अन्य आबादी को अतिक्रमणकारियों के रूप में देखा जाने लगा था। इस झूठे अफसाने की पृष्ठभूमि अंग्रेज ने दी थी। उनके लिए जंगल इमारती लकड़ी और वनोपज के व्यावसायिक दोहन के लिए अनुकूल खजाने की तरह था। यानी आदिवासी के लिए जल, जंगल, जमीन, जंगल ही सब कुछ था, है ना, इसलिए लोग विरोध किए थे। तो इसको अपने से बना के भी थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो जो इंसान बनाया, मानव बनाया, उसको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मूल्यवान वस्तु बनाता है जिसका कुछ मूल्य हो, है ना, जो लोगों का आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे सड़क, रेलवे, इमारत, उद्यान, ऑफिस आदि मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है ना। अगला क्वेश्चन है जंगल और जमीन में ये जो बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन था, ये क्या था, उसके बारे में विस्तार से लिखना है। तो ये थोड़ा लंबा है, देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इसको हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, उसके बाद फिर आगे बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ तक लीजिए या लिखते चलिए वीडियो रोक के। वीडियो को तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तब दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ से कर दिए, इसको ले लीजिए, है ना। उसके बाद था दीवानी मिलने के बाद, बंगाल का दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदा हो, किस तरह फ़ायदा पहुंचा, तो उसका देखिए। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी में निम्नलिखित रूप से फायदा हुआ। पहला, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया, है ना, और ये सब और भी है। इनसे पूर्व होने वाली कंपनी की बड़ी समस्या का समाधान किया। भारत में चीज़ों को खरीदने के लिए ब्रिटेन को अब से सोना चांदी नहीं मंगाना पड़ता था। तो ये सब स्क्रीनशॉट लेते चलिए, लिखते चलिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझाना नहीं है, बस इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, इसलिए ज़्यादा कुछ समझा नहीं रहे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी पार कर दे रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेके या रोक रोक के आप लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद प्रस्तावना का मुख्य सिद्धांत पूछा है। तो प्रस्तावना का मुख्य सिद्धांत, ये भी थोड़ा लंबा है, तो इसको भी चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या वीडियो रोक के लिखते चलिए। हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, ये यहाँ तक इसको ले लीजिए। उसके बाद फिर आगे कर दे रहे हैं यहाँ तक है, ये इसके बाद यहाँ कर देते हैं, उसके बाद यहाँ तक कर दे रहे हैं। तो पूरा नहीं लिखिएगा, है ना, कुछ कुछ को मतलब एक आध दो पेज लिख दीजिएगा। ठीक, तो चलिए इतना क्वेश्चन था ये सोशल साइंस का। अब हिंदी देख लेते हैं। हिंदी ये पहला क्वेश्चन है ना, पहला शुरू हिंदी था, है ना। तो हिंदी पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में निहित समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो ये अव्ययभाव समास है। इसमें से कौन सा उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है? तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद बी नंबर वाला है, उत जोड़ चारण। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। तद्भव यानी उसका मीनिंग लिखना है। ठीक है, जैसे शीश, शीश मतलब सिर होता है, सर झुकाना, शीश झुकाना, है ना। मातृ मतलब माता, पुष्प मतलब फूल, तो दो का लिखना है, किसी का भी दो लिख लीजिए। ठीक है, कर मतलब काम। आगे है मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? मातृभूमि तो जिसमें आदमी पैदा होता है, जिस जमीन पे, जिस भूमि पर, उसको मातृभूमि, यानी अपना देश, अपना वतन, उसको मातृभूमि कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी देख लेते हैं इसको। मातृभूमि में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको अपने एक नंबर एक लाइन लिख देना है। अगला क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा। कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई? फूल जो है, क्या अभिलाषा, क्या उसके अंदर ख्वाहिश जाहिर हुई? तो उसका आंसर है पुष्प की अभिलाषा मातृभूमि पर बलिदान
होने वाले वीरों पर चढ़ाया जाना है ना। तो वो वीरों पर चढ़ाए जाने पर के लिए वो उत्तेजित थे। पुष्प जो वहाँ पे जो पुष्प का अभिलाषा दिखाया गया वो अभिलाषा था मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीरों पर चढ़ने का अभिलाषा था, है ना। अगला छोटा जादूगर वाला जो क्वेश्चन है कहा था छोटा जादूगर चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो ये 2 नंबर 1 नंबर का ये भी है ना। तो क्या क्या विशेषता थी, बहुत सारी विशेषता थी। 1 नंबर क्वेश्चन में इतना नंबर शॉर्ट में ही लिखिएगा। जैसा कि वह देशभक्त होने के साथ साथ मातृभक्त भी था। वह इतने कम उम्र में ही हमेशा तमाशे दिखाकर अपनी माँ बाप का पेट भर सकता था, माँ का पेट भर सकता था तथा उनकी बीमारियों का इलाज भी करवा सकता था। अपने माता पिता से प्रेम तो करता था परंतु देश प्रेमी भी था। वह तमाशे दिखाने में कभी भी डरता नहीं था। स्वयं एक व्यवसाय अपनाकर मानव दुनिया के समक्ष बहादुरी और साहस का उदाहरण पेश करना चाहता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 7वां नंबर, छोटा जादूगर का था क्वेश्चन, छोटा जादूगर के चरित्र में कौन कौन, ये तो हो गया। आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था, जिसका उत्तर यहाँ पे ये 7 नंबर जो दिख रहे हैं यहाँ से लिख सकते हैं। छोटा जादूगर 13-14 वर्ष में का बच्चा था जो कि बहुत ही कम उम्र में देशभक्त और मातृभक्त की भावना रखता था, क्योंकि उसके पिता जेल चले गए थे, क्योंकि उन्हें भी देश के प्रति लगाव था। भी कर ले यहाँ पे कर ले और अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाए। तो चाहता था कि देशभक्त सेवा भी करे, मातृभूमि का सेवा भी करे, अपने पैर पे खड़ा भी हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त दोनों ही था। तो इस तरह से बनाकर लिख लीजिएगा, ऐसे बुक में दिया हुआ है अच्छे से, हम बुक नहीं देखेंगे, ऐसे ही कर दिए। मित्र का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान रखनी चाहिए, क्वेश्चन है। तो मित्र का चुनाव करने समय हमें ऐसा मित्र चुने जो अच्छा सुझाव दे, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, है ना। मित्र शुद्ध गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, अच्छे गुणों से परिपूर्ण होनी चाहिए, जिससे वह हमें कोई दुर्गुणों से बचाए, है ना। मतलब वो अच्छा गुण वाला होना चाहिए। मित्र विश्वास नहीं होनी चाहिए, विश्वास के लायक होनी चाहिए, है ना। तो ये सब बातें हैं, आप जानते ही होंगे दोस्त कैसा रखना चाहिए, आपका खुद दोस्त होगा तो अपने से भी कर दीजिएगा, बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो मिला ही है कि अपने अंदर की टैलेंट को देखने के लिए, लेकिन चलिए बता दे रही, इसलिए हम जल्दी नहीं बता देते, कहा कि वो अपने से बनाने के लिए था। लेकिन यूट्यूब में देखे लगभग बहुत सारा उसका वीडियो बना दिया व्यूज और लाइक पाने के चक्कर में, तो चलिए हम भी बना दिए, क्या कीजिए, जैसा देश वैसा भेष। अब पुष्पोला एक और क्वेश्चन है क्या, हाँ, इसमें जो दिया हुआ है कुछ दोहा, उसका मतलब बताना है, 9 नंबर, है ना। तो ये रहा, पुष्प नहीं चाहता कि उसे सुंदरियों से सुंदर आभूषणों में पिरोया जाए। पुष्प नहीं चाहता कि वह सुंदर माला बनकर प्रेमियों के लिए प्रिय बने। पुष्प नहीं चाहता कि उसे महान सम्राटों के शव पर डालकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। पुष्प यह भी नहीं चाहता कि उसे देवी देवताओं के सिर पर डालकर उनकी शोभा बढ़ाया जाए। यद्यपि इन कार्यों से पुष्प को शोभा बढ़ती है और पुष्प की प्रशंसा होती है, परंतु इसके पश्चात भी पुष्प ये सब नहीं चाहता। यानी कि पुष्प ये सब नहीं चाह रहा। पुष्प क्या चाह रहा है, पुष्प अपने माली से बस इतना कहता है कि वह उन्हें तोड़कर उस राह पर फेंक दे जिस राह पर माँ भारती की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूत जाते हैं। क्योंकि जो अपनी मातृभूमि की सेवा में अपनी प्राण का भी त्याग कर देते हैं वे सबसे महान हैं, और उनके चरण छू लेने मात्र से पुष्प खुद को सौभाग्यशाली मानता है। ठीक, एक एप्लीकेशन लिखना था, तो ये देखिए, इसका ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ा दे रहे हैं। इसे एप्लीकेशन लिखना तो आता ही होगा, फिर भी चलिए दिखा दे रहे हैं एक बार, ये है ना। तो इतना क्वेश्चन नहीं दिखा है, देखते हैं अब इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश देखिए 11 नंबर से स्टार्ट हुआ है इंग्लिश। तो इसमें कुछ 2 लाइन लिखा हुआ है, इसको पढ़ करके आंसर देना है। इसमें पहला नंबर देखिए, द पोएट वॉल्क्ड 4 miles बिकॉज ही हैड टू टेक लेसन, ये होगा इसका। विच वर्ड इन द एबव लाइन्स मीन ऑपोजिट ऑफ आफ्टर, आफ्टर का ऑपोजिट बिफोर, ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, whom does you refer to in the first line, मदर होगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन भी ये रीडिंग करना पैसेज है, ये रीड कर लीजिएगा और उसका आंसर देना है। तो हम आंसर जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेदर कंडीशन इज बीइंग टेक्ड हेयर, यहाँ का वेदर कंडीशन कैसा था, एकदम बहुत ही ठंडा, है ना, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, बहुत ठंडा कंडीशन को यहाँ दर्शाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है,
विच वर्ड इज एबव लाइन मीन आइस कैप्स। आइस कैप्स किसका मतलब हो रहा है, तो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा। सोल्डर्स डाई हेयर बिकॉज सोल्जर हमारे जवान यहाँ पे मरते, क्यों मरते, देश की सेवा के लिए, है ना, बिकॉज सोल्डर लव देयर कंट्री, वो अपने देश को प्यार करते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, एड सफिक्स टू द गिवन वर्ड टू मेक न्यू वर्ड। हाँ, इसमें कुछ जोड़ना है ताकि इसमें सफिक्स जोड़ करके इसको नया वर्ड बना देना। जैसे प्रोटेक्ट से प्रोटेक्टिव बना सकते हैं, ह्यूमन से ह्यूमिनिटी बना सकते हैं, प्रोटेक्शन ह्यूमिनिटी है ना, तो ये सब कर दीजिए। ये प्रोटेक्ट है, उसको प्रोक्टिवली कर सकते हैं, ह्यूमिनिटी कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका, ये छोटा छोटा क्वेश्चन था। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन का ये रहा आंसर। इसमें बोला है ये जो है उसको कौन लिखा है, कौन कंपोज किया है, तो विलियम वर्थ है ना, कंपोज द पोएम डैफोडिल्स किसने लिखा है, तो विलियम्स वर्थ ने। अगला क्वेश्चन का आंसर है द पोएट वाज, ये पोएट क्या कहना चाहता है, तो ये चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते चलिए, वीडियो लंबा हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला का आंसर ये रहा, उसके आगे का वेटनरी डॉक्टर क्या करता है उसका आंसर है। उसके बाद ये रहा काली और वो क्या था उसका, लेटर में लिखना था अपने दोस्त को, तो ये लेटर में ये सब लिख सकते हैं, देख लीजिए स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। और ऊपर नीचे क्या लिखना है ये तो पता है होगा, ये रहा उसी का है ना, लेटर का है ये। तो चलिए ये रहा, ये सब इंग्लिश हो गया। तो वीडियो समझ में आया होगा, काम का होगा, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, लोग जोड़ने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।